Namaskaram everyone. जी प्रणाम प्रदीप जी। तो ये जो है यूज फाउंडेशन का फर्स्ट मीटिंग है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बता देते हैं कि यूज फाउंडेशन क्या है, क्या कर रहा है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। बेसिकली यूज फाउंडेशन 2013 में आईआईटी दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान इसका कंसेप्ट लिया गया था। और 2022 में इसको फाउंड किया गया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, आवाज आ रही है स्वयंदीप्ता जी? हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर है आपकी आवाज। बोलिए आप। पूरी एजुकेशन जो हमारे देश में अच्छी से अच्छी शिक्षा जो उपलब्ध है, उससे गुजरने के बाद चाहे एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, कोई अच्छी जगह से एमबीए कर रहा है, बहुत प्रतिष्ठित जो बहुत वैल्यूएबल हमारे देश के संस्थान हैं, उनसे पढ़ने के बाद भी जो जरूरी शिक्षा होती है, जीवन के लिए जरूरी शिक्षा, वो हमेशा मिसिंग लगी, पूरी तरीके से मिसिंग लगी। अगर कॉलेज के दौरान कोई यूथ है, कोई बच्चा है या स्कूल में भी है, वो एक छोटा सा सवाल भी पूछ ले कि मन क्या है, तो शिक्षा उसको उसके उत्तर तक नहीं पहुंचाती जो फॉर्मल एजुकेशन बच्चे स्कूलों में लेते हैं और जो यूथ है। इतना बड़ा शिक्षा का गैप देखने के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये तो बहुत ही ये तो बहुत ही आवश्यक शिक्षा है जो जीवन में होनी चाहिए, जीवन विद्या। हमने हमारे कुछ सीनियर्स से भी बात करी जो आईआईटी एनआईटीज में हैं। ऐसा नहीं है ये प्रयास यूज फाउंडेशन ही कर रहा है, इससे पहले भी काफी लोग इस तरह के प्रयास कर चुके हैं। तो सरकारें ये काम कभी नहीं करती। ये हमको इस फील्ड में जो लोग 50-50 साल से काम कर चुके हैं, उन्होंने हमें साफ साफ बताया है कि सरकारें ये काम नहीं करती। आप सब लोग जहां से भी पढ़े हैं, वहां पर आपको लाइफ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन या और भी जो जीवन की गहरी विद्याएं हैं, वो नहीं दी जाती। सरकार के माध्यम से दी ही नहीं जा सकती क्योंकि हमारा जो लॉ है वो उसको देने की परमिशन ही नहीं देता है कि वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो सके। जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें काम करने वाले काफ़ी सारे लोगों ने ये ट्राई किया था कि लॉ के अंदर भी इसको डलवा दें। 12 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लोग काम कर रहे थे इंडिया में, पर ये संभव नहीं हो पाया 10 से 15 साल के प्रयास के बाद भी। तो हमको जो फर्दर गाइडेंस यही मिली कि इस तरह का काम करने के लिए ट्रस्ट या एनजीओ या फाउंडेशन ही एक सबसे उपयुक्त मार्ग है। गवर्नमेंट के थ्रू जाना बहुत टेढ़ी खीर है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा, फिजिकल लिटरेसी को कानून में डलवा दिया कि बच्चों को शारीरिक श्रम आवश्यक है, उनको स्पोर्ट्स आवश्यक है, लेकिन उसके अंदर जीवन में इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका ज्ञान उनको नहीं देना है। तो इसीलिए यूज फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2013 में। ठीक है। और
उसके बाद खासकर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो यूथ हैं, और जितना भी अध्यात्म का जो क्षेत्र है या सेक्स एजुकेशन है, वो सब इसकी सर्विसेज के दायरे में आता है। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग तरुण गुरुजी से ज्ञान मार्ग में दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग अन्य अन्य गुरुओं के निर्देश में अपने अध्यात्म की यात्रा पे हैं। लेकिन युज फाउंडेशन के अंदर एक अलग चीज़ क्या रहेगी कि यहाँ पर 7 से 8 मार्ग रहेंगे। जैसे ज्ञान मार्ग तो है ही, योग मार्ग भी रहेगा, आपका ऊर्जा का मार्ग भी रहेगा, भक्ति मार्ग भी रहेगा, कर्म का मार्ग रहेगा, तंत्र का, आ, आपका बुद्ध का जो मार्ग है, या जो नानक का मार्ग है जिसको सिखिज्म भी कहा जाता है, या जैनिज्म है, या जैन है। ये सब मार्ग यहाँ बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज रहेंगे जिसमें 5 चरण में सब साधक अपनी यात्रा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्विसेज रहेगी युज फाउंडेशन में, सेक्स एजुकेशन है सभी एज ग्रुप्स के लिए, जो कि बिल्कुल ही मिसिंग है आज के समय में। आप बच्चों से बात करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो सेक्स एजुकेशन का महत्व सब पेरेंट्स भी समझते हैं। सेक्स एक बहुत न्यूट्रल वर्ड की तरह हम इसको उपयोग कर रहे हैं। हमने बार बार इसका दूसरे शब्द भी इस्तेमाल करने की कोशिश करे हैं, जैसे जीवन ऊर्जा है या वो है। नहीं, बच्चे नहीं समझते, इसलिए हमको उसको सीधे सेक्स एजुकेशन ही कहना पड़ा। और इसमें जो एज ग्रुप्स हैं, वो 3 एज ग्रुप्स में इसको बांट दिया है सेक्स एजुकेशन में। तो सबसे पहली चीज जो आप अलग देख रहे होंगे कि युज फाउंडेशन में सिर्फ अध्यात्म एक मार्ग नहीं है, अध्यात्म के अलावा भी यहाँ हर एज ग्रुप से, खासकर 7वीं क्लास से ऊपर का जो बच्चा है या 10 साल से ऊपर का जो बच्चा है, उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, सिर्फ अध्यात्म नहीं। आप अगर स्कूल कॉलेजेस में या छोटे बच्चों के बीच जाना चाहेंगे, वो शायद आपसे ज़्यादा ही आनंदित हैं जो अध्यात्म में आनंद प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो उनको अध्यात्म में इतनी रुचि नहीं होती। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ज्ञान क्या है या सत्य क्या है या गुरु कौन है, क्योंकि उन्होंने तो गुरु के रूप में अपने टीचर को ही देखा है। और यहाँ जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, सबने देखा होगा कि आप 100 से 200 टीचर से पढ़े हैं, पर कितने आपको याद हैं? आप मुझे मैसेज में लिख के बता सकते हैं, आप जितने टीचर से पढ़े हैं, सबसे ज्यादा याद आपको अपने कितने टीचर्स आते हैं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है? ऐसे ऐसे गुरु जिन्होंने आपका जीवन बनाया है। पढ़े तो आप बहुत लोगों से हैं, लेकिन आज के समय पे याद कितने हैं आपको अपने टीचर्स? चाहे आप बोल के बताएं, खुद को अनम्यूट करके, या मैसेज में भी लिख सकते हैं। नंबर बता दें। सभी जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो चाहे वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं और अपना मैसेज लिखकर या बोलकर आप कर सकते हैं। जो भी चाहे वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो बोलिए, जो भी प्रश्न हैं आपके, बिल्कुल खुले दिल से आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी तल का हो वो प्रश्न। ये जी, ये बोलिए। जर्नल मीटिंग्स हैं बिल्कुल। 2 और 3 ओनली। और ये ऐसा हुआ क्यों? हमने तो हम कॉलेज में जब जाते हैं तो हजार हजार बच्चे भी होते हैं, वहां भी उत्तर यही आता है। 5 भी उत्तर मैंने आज तक देखा नहीं कहीं भी कि 5 से ऊपर किसी को बहुत अच्छे
गुरु मिले हों या टीचर्स मिले हों। इसका कारण ये है कि जो शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजेस में जो आपको दी गई, जिससे आप गुजरे हैं, वो आपके काम ही नहीं आई। उसका सीधा सीधा इतना सा मतलब है, वो शिक्षा आपके काम ही नहीं आई, नहीं तो आप उसको याद भी रखते। जो आपने 10th में, 9th में इतनी थ्योरम्स पढ़ी थी, आपने दुनिया के नक्शे बनाए थे, आपने सोशल साइंसेस पढ़ी थी, कहाँ याद है? जिसको यूपीएससी का प्रिपरेशन देना है, उसको भी दोबारा ही पढ़ना पड़ा। तो हमारे चित्त, मन की एक खास आदत है, जो ज्ञान हमारे उपयोग में ना आए उसको हम भुला ही देते हैं। इसीलिए वो टीचर्स भी भुला दिए, क्योंकि उनका पढ़ाया काम नहीं आया और वो टीचर्स भी साथ उस ज्ञान के साथ चले गए। प्रतीक जी सही बोल रहे हो, मुझे एक भी टीचर याद नहीं है। मैंने जो स्कूल में टीचर तो याद जब जो रहेगा ना, जब उसने कुछ योगदान दिया होगा आपके जीवन में। जी। तो हम सेक्स एजुकेशन के विषय में इसलिए आ रहे थे कि अगर जैसे अगर आप यूथ फाउंडेशन में जो एज ग्रुप है वो ये है कि 9 से 15 साल और 16 से 22 और 22 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, इनको 3 ग्रुप्स में इनका विभाजन करके और सेक्स एजुकेशन इनको दी जाएगी। तो हमने जैसे मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रीय विद्यालय में मॉड्यूल्स बना के भी दिए थे। तो जितनी भी शिक्षा युज फाउंडेशन में दी जा रही है, उसको पहले ग्राउंड पे वेरीफाई करवाने के बाद ही वो बाकी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो सेक्स एजुकेशन के संबंध में सब टीचर्स का एक ही कहना है कि जरूरत तो सब बच्चों को है, चाहे वो, बच्चों को तो छोड़ो, बड़े लोगों को भी सबको जरूरत है सेक्स एजुकेशन की। लेकिन अध्यात्म में इतने सारे लोग इस देश में होते हुए भी इसकी विद्या देने का कोई प्रयास हमें कहीं दिखाई नहीं देता। जो गुरु ओशो हैं, उन्होंने कुछ इस संबंध में ट्राई किया था, वो बेचारे आज तक गाली खा रहे। हाँ जी। और जो भी इस बारे में ओपनली बात करेगा वो गाली ही खाएगा। जब लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये शिक्षा देना आज के बच्चों एटमॉस्फियर के में। लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इतने पेरेंट्स से बात करते हैं, सबका भी यही कहना है कि हाँ सर, ऐसा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं, पहला हमने अध्यात्म कहा, दूसरा सेक्स एजुकेशन। ये सेक्स एजुकेशन फील्ड आते ही आप युज फाउंडेशन का कार्य समझ सकते हैं कि ये अध्यात्म से भी, अगर अध्यात्म को आप ऊपर रखें तो जीवन की नीचे की जितनी शिक्षा है वो सब यहाँ उपलब्ध है। तो जितने लोग इसमें आज की मीटिंग में जुड़े हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जहाँ भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो उनको वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएं। ठीक है। जैसे अध्यात्म में तो सब अपनी प्रगति कर ही रहे हैं, है ना, और ज़्यादातर तो ज्ञान मार्ग के हैं। अब जैसे ज्ञान मार्ग का परसेंटेज लीजिए, कितने सारे लोग ज्ञान मार्ग पे चले हैं पर उसका पास परसेंटेज 7-10% से ज़्यादा नहीं है, और जो बिल्कुल रियल परसेंटेज है वो 2% है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सब लोग ज्ञान मार्ग अगर हो जाएं इस देश में, तो उसके बाद टीचर्स की या किसी चीज़ की कमी महसूस ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग बस ऐसा होता है कि आपने बोला, सामने वाले को समझ आ गया, बात खत्म। मनन करके लोग शब्द ज्यादा याद कर लेते हैं, पर जीवन में जो रूपांतरण है उसमें समय लगता है, काफी समय लगता है। तो जो प्योर ज्ञान मार्गी हैं, बहुत प्योर, तो वो बहुत थोड़े से होते हैं। तो इसीलिए फिर हमें लगा कि बाकी मार्ग की जो दीक्षा है वो लोगों को दी जानी चाहिए। सब ज्ञान मार्ग के लायक नहीं है। अब मैं किन्हीं लोगों के घरों में भी जाता हूँ, अब उनके जो माता हैं, पिता हैं, या जो 90 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको आप ज्ञान मार्ग पे कहाँ से चलाएंगे? उनके लिए भी तो कोई मार्ग है ना।
तो और ज्ञान मार्ग का काम तो आप ऑनलाइन देख ही चुके हैं। तो कृपया बैठक का एजेंडा अथवा विषय बताने की कृपया करें। ये बिल्कुल एक जर्नल मीटिंग है। पहली मीटिंग है तो हम बस थोड़ी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं कि यूथ फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है उसका दायरा क्या है। विषय कोई खास नहीं है आज का। कोई अगर विषय कुछ उठाना चाहेगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई अध्यात्म के संबंध में प्रश्न है वो भी लिए जा सकते हैं। तो हम बस शुरू के 5-10 मिनट स्कोप की चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। हुँ? और उसके बाद जो सबसे मेन चीज है इस फाउंडेशन में वो है चाइल्ड एजुकेशन। जीवन में बच्चों को जो गुण चाहिए, जैसे मानसिक मेंटल स्ट्रेंथ है, उनको मास्टरी चाहिए अपने जीवन पे, या एक्सटेसी चाहिए, या हैंडलिंग डिजायर्स है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बच्चे उलझे रहते हैं। उनको अपने एथिक्स और वर्च्यूज की जो शिक्षा है, और उनको जो कैपेबल बॉडी उनको देना है, या जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है, या उनको खाने के संबंध में, या साइलेंस क्या है, या ब्यूटी ऑफ हर्ट क्या होता है, जीवन में अगर परिस्थिति बन जाए बाहर से तो कैसे अपने आप को उनसे अलग रखना है, या प्रेम क्या है, या उनके जो एक्शंस हैं वो कैसे वो हैंडल करें, नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करें, विजडम क्या है, इवन यहाँ तक भी कि कैरियर गाइडेंस के संबंध में हम यूथ फाउंडेशन में इसलिए बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बहुत टॉप क्लास टीचर्स हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर देने के लिए रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा कुछ ऐसे बच्चे होंगे। ऑफलाइन तो ये सब चलता ही रहता है, बट ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। तो जीवन के जो जरूरी गुण है जो शिक्षा में मिसिंग है, जो स्कूल और कॉलेज ने मिस कर दिए बच्चों को सिखाने में, वो सब यूथ फाउंडेशन की सर्विसेज के अंडर आएगा। तो ये मेन 3 कार्य हैं। इसके अलावा जो गांव में जो या कॉलेजेस में या विमेंस का जो कार्य है वो भी सारा निशुल्क ही होता है। और जो स्क्रिप्चर्स हैं, इसके अलावा स्क्रिप्चर्स धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिनमें जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से बताने के लिए उनकी जो व्याख्या है वो सब चलेंगी। तो ये मोटा मोटा एक यूथ फाउंडेशन का काम करने का दायरा है। तो आज की पहली मीटिंग थी। और अगर इसका जैसे हिमांशु जी ने पूछा कि इसका एजेंडा या अगर विषय में आपको कहूँ तो यूथ फाउंडेशन बेसिकली जो हमारी भारतीय शिक्षा है, बिल्कुल, जो हिमांशु जी जो भारतीय शिक्षा है उसकी जड़ें उखाड़ दी गई हैं इस देश से। बिल्कुल जड़ें उखाड़ दी गई हैं। ये नालंदा है या तक्षशिला है, अ, उनकी फंडामेंटल्स डिलीवर नहीं होते हैं कहीं भी। हम सरकारों की मीटिंग्स में भी बैठते हैं, कई बार डायरेक्टर्स वगैरह भी बताते हैं कि चाहते सब हैं पर ऐसा काम करने के लिए उनके पास लोग नहीं है। जैसे मैं एक एक आपको बड़ा एक रोचक सी जानकारी देता हूँ। जैसे हमारे जो आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, क्या वो किसी लैब से उत्पन्न हुए थे? क्या तक्षशिला, जहाँ कुछ कुछ बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, क्या वहाँ लैब्स थी या क्या थी? वो ज्ञान इतना आया कहाँ से? हमारी मीटिंग में इतने सारे अध्यात्म के लोग हैं, कोई जवाब देना चाहेगा कि आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, वो आया कहाँ से? लैब्स तो कभी नहीं थी। ऋषि, बिल्कुल। और वो भी एक साधना से। यस, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए भी पूरी एक व्यवस्था थी, पूरा एक जो कॉलेजेस हैं उस तरह के वो सब था। पर वो ज्ञान का स्रोत क्या है? मंत्रा दृष्टास। वेदों से गुरुजी।
ये सब ज्ञान का स्रोत उनका इंट्यूटिव नॉलेज है जो उन्होंने गहरे ध्यान में। ज्योति रंजन जी कुछ लिख रहे हैं। सर, you add old age people having money but no family, we can serve them, make them happy. Hmm. अच्छा, okay, okay. तो ज्योति रंजन is saying old age people having money but no family. We can serve them voluntarily to make them happy. Nice project. तो ये जो इतना सारा ज्ञान है, प्रयोगशालाएं थी लेकिन वह आज की तरह नहीं थी। आयुर्वेद के ज्ञान का स्रोत ध्यान है, किंतु प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया गया है। बिल्कुल ठीक। हिमांशु जी सही कह रहे हैं कि वो दूसरे तरह की प्रयोगशालाएं थी। तो वो अब जो प्रयोगशालाएं उस समय जो स्थापित हुई थी, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, वो पूरा एक स्ट्रक्चर था जो भारतीय शिक्षा के अंडर आता था। तक्षशिला है या वो ज्ञान है, वो उसका फल था। तो भारतीय शिक्षा को जो जड़ से उखाड़ दिया है, वही एजुकेशन मिसिंग है जो स्कूल कॉलेजेस में दी नहीं जाती, जो कि सब माँ बाप, सब जवान और सब बड़े सब चाह रहे हैं, सभी लोग कि उनको मिले, पर उसी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में वो फंडामेंटल्स डिलीवर नहीं किए जाते। तो यश फाउंडेशन का जो विषय है, अगर उसको एक शब्द में कहना चाहें तो भारतीय एजुकेशन की जो रूट्स हैं उनको दोबारा से उनको बैठाना है ताकि बाद में कभी फल आए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था यश फाउंडेशन के बारे में। संपूर्ण वन क्षेत्र ही प्रयोगशाला होती थी तथा संपूर्ण जगत प्रयोग वस्तु। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। क्या इस तरह के प्रयोग करने में हमारे ज्ञान मार्गी अभी सक्षम है कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी? हाँ जी, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं। बीज आप बो रहे हो, बिल्कुल। मैं भी ज्ञान मार्ग से ही हूँ, आप भी ज्ञान मार्ग से ही हो और बहुत से साधक यहाँ ज्ञान मार्ग से ही हैं। तो मैं भी सुनती हूँ, समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं न कहीं ये कमी नज़र आती। खुले दिल से कोई एक्सप्रेस नहीं करता, एक शब्द बोलने में भी हिचकिचाता है। अगर ज्ञानी है तो वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। नहीं। ये लेकिन ये मैंने बहुत गहरे से अनुभव किया है कि फिर आप ज्ञानी कैसे हो सकते हो जब आप एक शब्द हँसने के लिए भी आप डरते हो, आप हँस भी नहीं सकते हो, तो फिर ज्ञानी कहाँ से होगे? अज्ञान कहाँ से दूर हो गया आपका? उसके बाद पूछा कैन वी टॉक अबाउट तंत्रा। यस, आप वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का इस पे लिंक आपको दे देता हूँ। आप उसमें से कोई भी जो विषय है तंत्रा, हाँ बिल्कुल इसमें विषय रहेगा। तंत्रा भी एक मार्ग है, तो इसके बारे में बात करी जा सकती है। परिभाषाओं को रटना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। यहाँ परिभाषाएं तो किसी कोई बताएगा भी तो उसकी वैल्यू वैसे ही नहीं है, उससे घुमा के 10 परिभाषाएं और पूछी जाएंगी। जो आपने सीखा है उसके संबंध में अगर आपके पास और उसको आसानी से नहीं बता सकते, तो यूज फाउंडेशन में उसकी ज़्यादा वैल्यू वैसे भी नहीं करी जाएगी। उसका कुछ कारण है। जो जैसे यूज फाउंडेशन में एक मोटो है, कीप कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सहज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में ऐसा होता रहा है। परिभाषाओं को रटना, बिल्कुल। ये परिभाषा
रटना भी ठीक है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जब आपकी बुद्धि बहुत व्यवस्थित हो जाती है इन सब परिभाषाओं को याद करने से, तो उसका आपको फल मिलता है ज्ञान मार्ग में आगे प्रगति करने में। तो रटना भी एक तरह से सही है जब आपको पता आप सही चीजें रट रहे हैं, पर जब रटने को ज्ञान समझ लिया जाता है तो फिर वो तोते वाली हालत हो जाती है। तो कई बार होता क्या है, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा होता है पर तोते पैदा वो भी कर सकता है। एस के कुमार जी पूछ रहे हैं, मन में दबे विचारों को कैसे दूर करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, जैसे जर्नल मीटिंग है तो जो अध्यात्म के दो तीन मार्ग हैं उनमें से आप, जैसे योग है, ऊर्जा है, भक्ति है, या कर्म है, इसमें से किसी एक मार्ग पे कुमार जी आप चलेंगे। खासकर मैं कहूँगा, अगर ज़्यादा दबे हुए विचार हैं तो आप कर्म मार्ग पर एक बार चलें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे ज्ञान मार्गी जो होता है ना, वो ऐसे सवाल नहीं पूछता कि दबे हुए विचार का क्या करना है। ठीक है। जी। आ, सभी को अपनी स्थिति है, अपने अज्ञान और अज्ञान के अनुसार जितना मिलता रहा है, अशुद्धि दूर होती जाती है अनुभव के आधार पर। बिल्कुल ठीक है। आ, इस हम यूज फाउंडेशन में ना एक एक बड़ा प्रयोग करेंगे। जितने भी अलग अलग अध्यात्म के क्षेत्र के लोग हैं ना, सबका एक छोटा सा चार्ट बनवा देंगे, कॉन्शियस, चेतन और अचेतन का, कि आप किस विषय में चेतन हैं और किस विषय में अचेतन हैं। तो जो जो लोग अपने कार्ड में लिखेंगे कि वो अगर मन के स्तर पर पूरे चेतन में है, तो अगली क्लास मन की फिर हम उन्हीं की हेल्प से लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इवेलुएट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये रिंकू ने सही कहा है कि अनुभव के आधार पर ज्ञान और अज्ञान में फर्क कर लेते हैं लोग। पास्ट के बारे में सोचने से अपने को कैसे रोकें। हम्म रोकना नहीं है, वो पास्ट में ज्यादा जा रहा है, उसकी समझ आएगी, उसकी बिल्कुल समझ आएगी। एक एक मार्ग पर चलेंगे अध्यात्म में। जो पीजी हैं ये, नाम तो पूरा नहीं पता मुझे। अभी आप किसी मार्ग पर हैं अध्यात्म के? अच्छा, आप अभी किसी मार्ग पर नहीं हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप वेबसाइट का जो, अच्छा, यू रीड ओशो, आप सबसे जो सरल मार्ग है, आप एक वेबसाइट पे विश्रांति बिंदु मार्ग है, आप उसमें चले जाएं 3 महीने की साधना के लिए। बड़ा आसान मार्ग है। और ग्रुप में जितने लोग हैं, मैं सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि विश्रांति बिंदु एक ऐसा मार्ग है जो स्टूडेंट्स के लिए भी आसान है। कोई स्टूडेंट अगर चलना चाहे तो उस पे चल सकता है। अच्छा, पीजी मीन्स पूजा गुप्ता। ठीक है। अ, पूजा जी, आप विश्रांति बिंदु पाथ पे जाएं। आप जब वेबसाइट पे स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे तो आपको विश्रांति बिंदु कार्यक्रम मिलेगा। ये ज्ञान मार्ग से बिल्कुल अलग है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ये कोई भी ऑफिस में है, कोई घर पे है, कोई जरूरी काम कर रहा है, अभी जिसके पास जीवन में अध्यात्म के लिए ज्यादा समय भी नहीं है, उसको अलग से बैठने में भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान मार्ग है जिसको कोई भी व्यक्ति लेके चल सकता है, वो विश्रांति बिंदु है। आप उनको वेबसाइट का जो एड्रेस है और विश्रांति बिंदु लिख के भेज दें और इस मार्ग पर चलने के लिए कहें। सारा अध्यात्म जितना भी ऑनलाइन है युज फाउंडेशन में, वो सारा फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, चाइल्ड एजुकेशन और जो ऑफलाइन कुछ क्लासेस हैं, वो फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स चलाने के लिए थोड़ी सी हमने हल्की सी पेड रखी है, वो भी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको वेबसाइट लिंक भेज देता हूँ।
पूजा जी मैंने आपको भेज दिया है। तो इस पे आप अध्यात्म मार्ग में जाएंगे तो विश्रांति बिंदु में जाएं, और अभी वेबसाइट है, काफ़ी सारे कार्य चलते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, तो चीज़ें शुरू हुई हैं, काफ़ी बदलेंगी, पर आप जो मूल चीज़ें हैं उन पे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वेदांश कह रहे हैं परिभाषा को समझने के पश्चात अनुभव की ओर बढ़ना आवश्यक है। वेदांश, मुझे लग रहा है आप ज्ञान मार्ग से हैं शायद, बोल भी सकते हैं आप अनम्यूट करके। हाँ। अ, वेदांश जी, यहाँ हम आपस में दो अलग रास्ते बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे मार्ग ओपन हैं, किसी भी मार्ग पे हम चल सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग को छोड़ के मैं एक आपको चीज कहना चाहूंगा कि वहां पर अनुभव पहले आएगा, पढ़ना पढ़ाई बाद में। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं है। योग मार्ग पे चलने के लिए, कर्म मार्ग पे चलने के लिए आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़नी, वो बिल्कुल अलग है। हम्म। ज्योति रंजन जी ने पूछा है, इज सेक्सुअलिटी क्लोजली रिलेटेड टू तंत्र? यस, सेक्सुअलिटी हर अध्यात्म के मार्ग से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इतना क्लोजली रिलेटेड है कि मैं आपको हर मीटिंग में बार बार कहते सुन जाऊंगा। जिस आध्यात्मिक व्यक्ति को सेक्स का और प्रेम का ज्ञान नहीं है, उसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है अध्यात्म के क्षेत्र में, वो बड़ी ऊंचाई पर नहीं जा सकता। आप ये तय मान के चलिए, जिसको भी सेक्स का ज्ञान और प्रेम का भी ज्ञान उसके जीवन में नहीं आया है, तो थोड़े से अभी हवाई चल रहा है वो आदमी। तो तंत्र नहीं ज्योति रंजन जी, हर अध्यात्म मार्ग में सेक्सुअलिटी, अब आपने सेक्सुअलिटी लिखा है, सेक्स लिखना चाहिए। हम सेक्स सेक्सुअलिटी में बड़ा फर्क करते हैं। सेक्सुअलिटी जो आपके मन के स्तर पर है या यहाँ है, विक्षिप्तता। सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्स के ऑर्गेन्स हमारे जेनाइटल्स हैं, परमात्मा ने नीचे दिए हैं, पर सेक्सुअलिटी हमारे यहाँ भरी होती है। जब आप काम वासना से भरकर किसी को देखते हैं तो वो सेक्सुअलिटी हो गई। आप काम की तृप्ति आंखों से उतनी नहीं कर सकते, उसके काम वासना के लिए अलग से अंग है। तो विदाउट हैविंग पार्टनर ऑफ द अपोजिट जेंडर कैन तंत्रा बी परफॉर्म्ड? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ज्योतिरंजन जी, आप अगर तंत्र पाथ पे कभी चलना चाहेंगे तो आपको उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी, बट आपका पहले इवेल्युएशन होगा कि आप फिट भी हैं कि नहीं तंत्र मार्ग पे जाने के लिए। मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है, तो आपका खुद का शरीर में ही स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाएं हैं, ठीक है? अगर तंत्र के संबंध में हम बात करें तो एक पार्टनर है बाहर का पार्टनर जो आपको जगत में मिलता है, और एक पार्टनर है आपके अंदर का पार्टनर। तो अगर आपने अपने अंदर का पार्टनर से आपका मेल हो गया है तो बाहर के पार्टनर की जरूर निर्भरता अपने आप ही कम हो जाएगी। तो बिना बाहर के पार्टनर के भी तंत्र परफॉर्म किया जा सकता है, पर तंत्र के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनमें अपोजिट जेंडर का पार्टनर चाहिए ही होता है, जो बहुत उच्च प्रयोग हैं उनमें चाहिए होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। और मैंने अपने पूरे जीवन में, मैं जितने लोगों से मिला हूं, मुझे सिर्फ 3 लोग दिखे हैं जो तंत्र के लिए उपयुक्त है, सिर्फ 3। तो तंत्र एक बहुत ही कठिन विषय है, बात करना उसके बारे में आसान है, लेकिन उस पर चलना तलवार की धार है, वो बिल्कुल अलग है। तो अगर ज्योतिरंजन जी आप तंत्र के पाथ पर कभी चलना चाहेंगे तो पहले इवेल्युएशन करके फिर आपको उस पर भेज दिया जाएगा। अभी तंत्र के संबंध में कोई मटेरियल बिल्कुल नहीं है वेबसाइट पे, वो जानबूझ के ऐसा किया गया है
जैसे जैसे ज़रूरत होगी, अगर आप उस पे चलना चाहेंगे तो आपके साथ एक क्लास अरेंज करके वो मटेरियल डाल दिया जाएगा, ताकि बाकी सबके उपयोग में आता रहे। ठीक है। जब हम प्रतीक जी, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी बिल्कुल। कि मैंने भी आपसे ये पूछा था एक बार कि तंत्र साथी क्या होता है? हुँ। तो आपने कहा था कि तंत्र के लिए कोई साथी की दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने पहली बार सुना है आपसे, या ये मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे लगता था तंत्र साथी होता ही है, तंत्र के लिए कोई साथी चाहिए, मगर आपने कहा कि तंत्र के लिए कोई साथी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बड़ी मुझे एक विचित्र सी आपकी बात लगी जी। वो जी, वो इसी बोलिए आप। वो इसीलिए है कि प्रयोग के ऊपर निर्भर है। ज़्यादातर देखिए, जितने लोग हैं अध्यात्म के, वो जानते हैं कि प्रयोग असीमित है, उनका कोई अंत नहीं है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, प्रयोग खत्म नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनमें ज़रूरत नहीं भी होती है, और कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो उनके बिना संभव भी नहीं है। वो साधक के स्तर पर निर्भर करता है, साधक का स्तर क्या है। क्योंकि जर्नल मीटिंग है, तो हम किसी एक व्यक्ति को उत्तर नहीं दे सकते, हर व्यक्ति के लिए उत्तर अलग अलग होगा। जी, 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 बिल्कुल। उसके बाद है ई डॉन। जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही रह जाता है, उसका प्रैक्टिकल रूप में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ई डॉन थ्योरेटिकल बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि वो बाधा बनेगा आपके अनुभव में जाने में। ठीक है, तो सीधा प्रैक्टिकल से शुरू करें। इसीलिए मैं आपको भी कहूँगा कि आप विश्रांति बिंदु पाथ पे एक बार चलें। वो आपका स्तर क्या है, आप कहाँ खड़े हैं अध्यात्म पाथ पे, वो आपको बता देगा। मैं आप सबको ये कह सकता हूँ कि विश्रांति बिंदु की एक खासियत है कि आपका आध्यात्मिक स्तर कितना है, ये भी विश्रांति बिंदु आपको बता देगा, आप कहाँ तक आप प्रगति किए हैं। अनीता गुप्ता जी कह रही हैं, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान उतरेगा नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अतुल बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल सेक्सुअल थिंग्स आर देयर, यस दे आर देयर, बट उनको परवर्जन कहा जाता है। वो जब हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो वो जेनाइटल्स के इर्द गिर्द जो काम वासना है, हम उसकी ज्यादा बात करते हैं। नहीं तो जो जीवन ऊर्जा है वो तो हमारे पूरे शरीर में हर जगह फैली हुई है। लेकिन इसको परवर्जन बोलना इसलिए ठीक है क्योंकि जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, यूथ के पास जाएंगे, तो वो जब देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे जेनाइटल्स में तो 1 घंटा 2 घंटा कोई सेक्सुअल फील कर रहा है, लेकिन लोग इतने परवर्टेड हैं भारत के कि जहां भी देखेंगे वो काम वासना से ही देखेंगे। बस स्टैंड पे देखेंगे, रोड पे देखेंगे, वो एक स्त्री को स्त्री की तरह देख ही नहीं सकते। तो वो परवर्जन हो गया, वो अतुल साइकोलॉजिकल परवर्जन हो गया, उसी को हम लोग सेक्सुअलिटी कह देते हैं। और जिससे मुक्त होने की शायद भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी आप कुछ एक वीडियोस थी, कहाँ की थी, कुछ लोग बारिश में फंसे हुए थे और आसपास के लोग छेड़ने ही लग गए स्त्रियों को। तो प्रेम से छेड़ना और बात है, और व्यभिचार जो है बिना मर्जी के, वो बिल्कुल और बात है। तो भारत में क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है, इसलिए आप हर जगह दमित काम वासना के प्रोडक्ट भारत में बहुत ज्यादा पाएंगे आप लोग। मैं सबसे फेमस उदाहरण ऐसे देता हूं कि आप किसी शादी में जाएं, कोई बूढ़ा कोई जवान स्त्री के सिर पे हाथ रखते टाइम भी उसकी आंखें देखे वो झिझकता है, क्योंकि बुजुर्ग हो गया, अपने इच्छाओं को तो रोक नहीं सकता, प्रकट कर नहीं सकता, क्योंकि बुजुर्ग है, शादी में आया है, अंदर काम वासना तो उठेगी। और
अब मैं थोड़ा सा खुल के बोल तो रहा हूँ इस विषय में, पर सच्चाई यही है कि काम वासना जो है उसके ऊपर आपके समाज के नियम नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। आपकी पत्नी आपके लिए है, काम वासना के लिए। काम वासना को नहीं पता कौन पति है कौन पत्नी है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव ही है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने देखा है लोगों को झिझकते हुए, उनकी आंखों में झांक के देखा है, तो वो परवर्जन हो जाता है। और ये भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और इसका सीधा सा कारण क्या है? सेक्स एजुकेशन डिनाई कर दी गई है, बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। और ये वही देश है जिसमें मंदिर थे, कौन से मंदिर हैं जिनमें सब नग्न लोगों की वो मूर्तियां वगैरह भी छपी हुई हैं? खजुराहो के मंदिर। हम्म। ऐसा कैसे हो गया? इस देश में इतने इतने बड़े शास्त्र, काम शास्त्र, और ऐसे ऐसे मंदिर, और जितने लोग आप देखें समाज में, गिरा दो। वो सब दमित काम वासना के प्रोडक्ट कैसे घूम रहे हैं? मैं आपको हम एक कॉलेज में गए थे। कुछ लोग लिख रहे हैं, हम कॉलेज में गए थे तो हमने लड़कियों से पूछा गर्ल हॉस्टल में कि आपका क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके पास इतने ऑफर्स हैं लड़कों की तरफ से, तो वो चुनाव किसका करें? ये फिर हमें लगा बात तो सही पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न उन्होंने तब पूछा जब प्रोफेसर सब चले गए, हॉस्टल वार्डन वगैरह सब चले गए। तो जो बच्चे के मन में जो प्रश्न है सेक्स को लेकर, उनको हमारा समाज छुपा के रखता, उनको क्लैरिफाई नहीं करता। और क्लैरिफाई सिर्फ उनको करेगा, वो भी एकांत में, जो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। हमारे भारत के बच्चे सेक्स के संबंध में मुसीबतों में फंस कैसे जाते हैं? इतना अध्यात्म के ज्ञानी हमारे देश में हैं, इतने साधु सन्यासी हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति को तो सेक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर बच्चों को कैसे जी, और इसी इसी विषय पे ज़्यादा फँसते हैं, चाहे सन्यासी कहो, गुरु कहो या संसारिक कहो, इसी विषय पे फँसते हैं, क्यों? बिल्कुल। बाकी ग्रुप में जितने लोग हैं, काफी आध्यात्मिक लोग हैं। आप लोग अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश में इतने आध्यात्मिक लोग हैं, और यहीं पर ही दमित काम वासना के प्रोडक्ट क्यों पाए जाते हैं? ऐसा क्यों है? कोई कारण बताना चाहेगा? आप अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके, जैसा चाहें बोलिए। सब जर्नल मीटिंग है, इंटरेक्टिव मीटिंग्स हैं। म्यूट करके बोलिए आप लोग, है ना? तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा समझ आएगी। म्यूट इज देयर बाय एडमिन। हम्म। एक बार देखना। आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं तो देख रही हूँ, सभी को सभी को अनम्यूट अनम्यूट करा कर जा दीजिए। सकता है क्या? जी, सभी को अनम्यूट कीजिए। अनेबल टू अनम्यूट बाय एनीवन। ओके, कर देता हूँ। ज्योति रंजन। अलाउ टू स्पीक। जैसे ज्योति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक बार आप देखें। आप लोग खुद से नहीं हेलो। कर सकते? हाँ। हेलो हेलो, सर, बताइए। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। एक बार। बस यही पूछना था, जैसे सेक्स एजुकेशन होने के बाद हमारे मानसिक तल पे हमारे अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके बाद हमारे नजरिए बदल जाते हैं, या फिर हम किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने के बाद उससे हमें डिटैचमेंट हो जाता है। हम्म। सेक्स एजुकेशन एक पानी के बहाव की तरह समझिए। मैं एक बार स्वयं दीप्ता जी कुछ देखेंगे? आप शायद एडमिन भी हैं ग्रुप में, क्या इसको अनम्यूट कर सकते हैं? जी, मैं देख रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो
सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा जो फर्क है वो बच्चों के जीवन में ये आता है। एक मिनट, अच्छा, म्यूट न्यू पार्टिसिपेंट्स, डन। अब देखिए सब लोग, अब शायद हो जाएगा। हाँ, अब कर सकते हैं शायद। सेक्स एजुकेशन का इतना सा है, जब आप किसी चीज को जान जाते हैं तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। एक बच्चा जो 14 साल का है, जब उसके जीवन में सेक्स पहली बार प्रकट होता है, जब उसको ये पता लगता है कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, दूसरे लोगों से अलग हूँ जो मेरे अपोजिट सेक्स के हैं, तो तब वो इस बदलाव को समझ नहीं पाता है। और ज्ञान ना होने से बेचारा बच्चा कहाँ से ज्ञान लेता है? आसपास के जो कांडू बच्चे हैं उनसे, जो खुद कांड कर चुके हैं, उनसे बेचारा वो सलाह लेता है। तो उसका जीवन भी फिर उन कांड से भर जाता है। मैं कई बार बोलता हूँ, बच्चे हंसते हैं स्कूल कॉलेजेस में, कि आपके दोस्त हमेशा कांड करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों की सलाह आपके जीवन में कांड बढ़ा देती है। तो सेक्स के जितने हमारे देश में आप देखेंगे, इस विषय में बहुत लोग बात करना चाहते हैं, बहुत लोग। आप भी देखिए, ग्रुप में जो यूथ फाउंडेशन में टॉपिक्स बहुत सारे हैं बात करने के लिए, पर आप जैसे ही सेक्स एजुकेशन पे टॉपिक उठाएंगे तो 4-4 घंटे मीटिंग्स चलेंगी, खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमने फिर यूट्यूब जो चैनल है यूथ फाउंडेशन का, उस पे एक सेक्स करके हमने सीरीज ही डाल दी कि भाई, ताकि जो मूल प्रारूप है चीजों का वो उनको पता रहे। और कम से कम मैं उसका लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में, ताकि हमें बार बार सेम चीज ना बतानी पड़े। ये देखिए, अच्छा ये एपिसोड 7 है। प्लेलिस्ट डालते हैं, रुको। ये देखिए, ये पूरा प्लेलिस्ट है। और इस पे काफी सारे जो है, जो ओवरव्यू है, क्या रूपरेखा होती है सेक्स एजुकेशन की, वो दी हुई है। स्टिल अनम्यूट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। वो शायद, विश्रांति बिंदु कार्यक्रम। बताइए बताइए। हेलो, हाँ हाँ, बताइए बताइए सर। विश्रांति बिंदु कार्यक्रम में क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि एक सामान्य साधक हम्म। कैसे इसमें प्रवेश करे और इसका अच्छे से उपयोग करे। देखिए, विश्रांति बिंदु जो है, विश्रांति बिंदु एक बहुत यूनिक एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, जिसमें ये मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा सा, ये निकला कहाँ से है। मैं स्वयं भी जब कभी अपनी साधना में था, तो एक बार मुझे कहीं से ना बहुत एडवांस एक प्रोग्राम करना था। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप सीधा इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते, आपको पहले 16-17 प्रोग्राम हमारे नीचे के करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार, हमने ज़्यादा ये तो स्तर, क्योंकि सीधा ऊपर के स्तर पर एंट्री कोई नहीं देता। तो हमने फिर विश्रांति बिंदु इसलिए डेवलप करना पड़ा कि कोई भी आध्यात्मिक साधक किसी भी स्तर पे हो, कितने ही एडवांस हो, कितना ही बेसिक हो, 3 महीने का एक छोटा सा प्रयोग करे, उसके बाद उसके जीवन का स्तर उसको जहां भी लेके जाएगा, वो स्तर तो तय है। जो स्तर हैं जीवन के, वो तो तय है, सबको पता है। कोई फूल खिलता है तो उसमें तना आएगा, फिर 2 डालियां आएंगी, फिर उसमें पत्ते आएंगे, फिर फूल आएंगे। तो स्तर तो तय है। बस उस स्तर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया है कि अगर जैसे आपने कहा, अगर कोई बिल्कुल शुरुआती साधक है, तो शुरुआत, तो विश्रांति बिंदु शुरू भी वहां से कर रहा है, जो बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल सतह से। और उसके बाद धीरे धीरे वो जीवन की गहराई में
साधक को अपने आप लेके चला जाएगा। कोई समय फिक्स नहीं है। शुरू का जो 3 महीने का प्रयोग है वो इसलिए रखा गया है ताकि आदमी स्टेबलाइज हो जाए उस विश्रांति बिंदु पाथ पे, और उसके बाद उसकी सिंसियरिटी है, उसकी गति है, वो कितना तेज चल सकता है, क्या क्या वो स्तर अपने जीवन में ला सकता है, वो सब। और थ्योरेटिकल इसमें बहुत कम है। आपको प्रयोग के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति ज़्यादा कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात, ये सेफ है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सेफ है। आपके कोई भी बच्चे हों, किसी भी एज के हों, फर्क नहीं पड़ता। आपका चाहे नवजात बच्चा है तो मुझे हंसी भी आती है कहने में, आपका चाहे नवजात एक देना मुंह तोड़ के उसे दे दूंगी प्रीति को। उंगला उंगला, अरे तो बेकार है सब जो गिर रहे हैं। हाँ इनमें कीड़े। थोड़ा म्यूट कर दीजिए फोन। जी ये कौन है? म्यूट करके आपकी आवाज आ रही है। तो आप चाहे एक नवजात बच्चे को दे दीजिए तो उनके लिए भी ये कार्य करेगा। विश्रांति बिंदु बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसमें अभी इसके प्रयोग के बाद जो एडवांस जो इसके लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे धीरे धीरे। काफ़ी लोग इस पे चल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है इसमें सिर्फ 2 इनिशिएशन चाहिए, एक शुरुआत में और एक 3 महीने बाद। उसके बाद अगर आपका गुरु मर भी जाए तो भी आपकी प्रगति चलती रहेगी। तो इसमें गुरु की जो निर्भरता है वो भी बहुत कम है। तो इसीलिए ये स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो किसी का कोई बताइए। आध्यात्मिक साधना करते समय कोई व्यक्ति जब संसार के कार्य को कम कर देता है तो वो जो संसार है या संसार की जो उसके नजदीकी लोग हैं उनके प्रति उसका नजरिया बदलने लगता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो लोग हैं वो उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने लेवल पर तो समझ पा रहा हूँ कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन संसार में जैसे जैसे छूटता जाता है तो वो चीज मुझे खलती है, मेरी सांसारिक प्रगति उतनी नहीं हो पाती। तो इसको कैसे ये बस आप इसको इम्बैलेंस कह लीजिए कि अगर माइनस, और अगर आप संसार को माइनस में रखें, आध्यात्मिक प्रगति को प्लस में रखें, तो दोनों में अगर बैलेंस नहीं है तो ऐसा ही होगा। संसार एक फाउंडेशन है, इसको विश्व है, और विश्व से फिर विश्वविद्यालय। तो संसार तो आपका विश्वविद्यालय है, पूरा का पूरा संसार आपका विश्वविद्यालय है, यही आपका टेस्टिंग ग्राउंड है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए, जो ये मैं इनको कांड ही कहता हूँ, ये जो छोटे छोटे कांड लोग कर लेते हैं, अध्यात्म में जा रहे हैं, रिश्तेदार नाराज हैं, पत्नियां नाराज हैं, और समाज आपसे नाराज है, तो कहीं ना कहीं आप व्यवस्थित नहीं चले, प्रेम की कमी रह गई, प्रेम को जाना नहीं। इसीलिए अध्यात्म में प्रगति करने से पहले प्रेम का पैदा होना जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेमी व्यक्ति ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि मेरा किसी के साथ अगर टकराव है या कुछ है तो मैं क्या करूं। उसका उत्तर साधारण है, प्रेम। प्रेम का किसी के साथ टकराव होता ही नहीं है। देखिए, जब आप अगर प्रेम को जान जाएंगे तो प्रेम को अगर ये भी करना पड़ा, दूसरे की इच्छा पूरी करनी है, अगर उसे लगे कि वह जरूरी है तो वो उसको भी कर देगा, नहीं करनी जरूरी है उसको भी कर देगा। तो इसका सीधा उत्तर है, जीवन में प्रेम पैदा कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग पे किसी पे चल के जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा, ये प्रश्न हमेशा रहेंगे। अगर जीवन में प्रेम पैदा हो गया तो संसार को ना पकड़ने में दिक्कत आएगी, ना संसार को छोड़ने में दिक्कत आएगी, ना आध्यात्मिक मार्ग में चलने में दिक्कत आएगी, और ना उतरने में दिक्कत आएगी। तो प्रेम की कमी जब जीवन में झलकती है तो ऐसे प्रश्न अपने आप आते हैं।
और बहुत सारे लोग इन प्रश्नों का उत्तर महीनों महीनों तक ढूंढते रहते हैं कि क्या करें, संसार भी खींच रहा है, अध्यात्म भी खींच रहा है, परिवार को तो बताना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। और परिवार को तो फिर समझदार, अब अगर आप फंडामेंटल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या है? झूठ बोल के रहिए समाज में। आपको किसने कहा है? हम एक बार कॉलेज में थे तो एक एमटेक का लड़का रोते हुए आया, कह रहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बचपन से सिखा दिया गया है सच बोलना है, तो मेरा सबसे टकराव रहता है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे ये समझाया गया था अपने से सच बोलना है, बाहर तो जो जरूरी है वो कर लेना। इस बात पे प्रतीक जी मैं भी बोलना चाहूंगी कि गुरु जी, हमारे तरुण प्रधान जी यही कहते हैं कि सत्य जहाँ नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना है। जिस इंसान को समझ नहीं आती है वहां पे आपको क्यों सत्य बोलना है। गुरु जी भी यही कहते हैं, आध्यात्म की पहली सीढ़ी है सीक्रेसी। जैसे जैसे इसको जी आसानी से समझिए, सेक्स एजुकेशन में आप एक 8 साल के बच्चे को आप ये समझाएं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो वो उसका पैदा करने का ट्राई भी करेगा और उस चक्कर में उसकी प्रौढ़ अवस्था बहुत पहले आ जाएगी। तो वहां पर थोड़ा सा बच के निकलना ठीक है। स्थिति देखी जाएगी, व्यवस्था देखी जाएगी, प्रसंग बहुत कुछ देखा जाएगा, उसके लिए विवेक चाहिए और वो अध्यात्म का फल है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहिए, ये प्रेम और विवेक आ जाएंगे तो ये प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। इतने सारे लोग तो यही पूछते रहते हैं कि शादी करें या ना करें, या दूसरी करें या ना करें, या जो कर रखी है वो ठीक नहीं चल रही उसका क्या करें। रिंकू कह रही हैं कि ज्यादातर गुरु भी फंसे हुए हैं। ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत बड़े बड़े जगह सीख रहे हैं, जैसे 150 करोड़ 200 करोड़ के बड़े बड़े कुछ आश्रम्स हैं और उनमें वो सीख रहे हैं। और वो जब सच्चाइयां बताते हैं तो फिर मुझे रिंकू की बात याद आ जाती है कि हाँ, गुरु जी भी फंसे हुए हैं। आधा ज्ञान, आधे गुरु बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इनकी भारत में संख्या असीमित है। आधे गुरु और आधा ज्ञान, ये बहुत है हमारे देश में। फिर पूजा गुप्ता जी कह रही हैं कि इंडिया में काम इच्छा को दबाया जाता है। पूजा जी बताइए, ऐसा क्यों लगता है, क्यों दबाया जाता है इधर? पूजा जी कुछ बता सकते हैं इस विषय में, या कोई और कुछ बोलना चाहे कि भारत में काम इच्छा को इतना क्यों दबाया जाता है? पुराने पुराने समय में तो जो वर्ण व्यवस्थाएं थी या जो शादी करने की उम्र थी वो कम थी, हम्म तो उस समय तो जो सही क्रम होना चाहिए, सही व्यवस्था होनी चाहिए वो थी। हम्म लेकिन बीच में क्या इसका स्वरूप बिगड़ गया, हम्म तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लगी। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, हम्म 17-18 में 16 में ही। हम्म अब 30-30 साल तक शादियां हो रही है। हम्म तो वो जो पीक टाइम होता है वासना का, हम्म वो तो एक तरह से मतलब दब 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 ही जाता है वो तो। नेचुरली दब रहा है वो तो। हम्म और फिर बाद में वही चीजें फूट फूट के बाहर आती है तो वो विद्रोह का रूप ले लेती है। हम्म। पर ऐसा क्यों है कि भारत में ही देखिए, मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि गिल्ट, अगर आप गिल्ट की बात करेंगे वो तो पूरे विश्व में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो दमन है इसका, मैं दमन की बात कर रहा हूं, भारत में दमन ज्यादा क्यों है? जो व्यवस्था है वो कुछ अजीब सी है। जैसे 20s में बोला जाता है कि प्रणाम। जब आप
बताइए बताइए। स्वामी जी, जो अभी आपने एक मेरी सेकेंड, आवाज आ रही है? आप होल्ड करेंगे, एक अतुल जी बोल रहे हैं, आप होल्ड करेंगे फिर आप बोलिए, 1 बाय 1 बोलिए। अतुल जी बोलिए। कंटिन्यू करने दो वो, ठीक है, बोलिए बोलिए। बोलिए अतुल जी, आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पर व्यवस्था जो है वो कैसी है, थोड़ा अजीब सा ही सिस्टम है। जैसे ट्वेंटीज में है, ट्वेंटीज में हमें कहा जाएगा कि नहीं यू शुड बी हैविंग दी एजुकेशन, हम्म है ना। मतलब ट्वेंटीज में जो हार्मोन्स है वो अपना असर कर रहे हैं। हम्म, हार्मोन्स एज और एज तो देख थर्टीज ही। में थर्टीज में बोला जाता है यू शुड गेट मैरिड, हम्म ठीक है। थर्टीज में पीएचडी होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप ट्वेंटीज की एज में पीएचडी कर लो, नीट का एग्जाम एंड ऑल दोस थिंग्स, हम्म ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं अव्यवस्था है, समाज की अव्यवस्था मुझे इसमें नजर आती है कि आ, मतलब इसे इसे सही तरीके से टैकल नहीं किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसे सही तरीके से हैंडल किया जाए। जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे सही अच्छा, तरीके से एक हैंडल किया नहीं जा रहा। एक मुझे आप सब लोग बात बताएं, समाज में व्यवस्था जो चली आ रही है ये किन लोगों ने बनाई है? समाज नहीं बनाई है। नहीं, समाज किन लोगों ने बनाई? अभी अभी हमने इसको अब बनाई है, अभी तो हम ही समाज है। हम ही समाज, अभी तो हमारी पार्लियामेंट हमारे हमारे लिए बड़ों ने सर, बुजुर्गों ने। बुजुर्गों ने, अभी तो जो हमारे भारत में कानून है वो तो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले राजा लोग थे। तो ये क्या राजा लोगों ने बनवाई है? किसी राजाओं ने ऐसी व्यवस्था बनवाई है? कहाँ से आई है ये? पहले तो ऋषि मुनि द्वारा ये संचालित होते थे सारे नियम कानून। तो फिर हम्म पहले बोला गया कि स्त्रियां नरक का द्वार है, हम्म तो धीरे धीरे दमन की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। हम्म फिर दमन वो बृहद लेवल में चला गया। हम्म अच्छा। फिर एक मानसिकता बन गई कि आ, मतलब जो ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन ये सब चीज होता है तो वो स्त्रियों के कारण बाधित हो जाता है। हम्म उनकी मानसिक स्तर में स्त्री थी, हम्म तो फिर ऋषियों का उससे पतन हो जाता था, इस टाइप का वो बात बोले। अच्छा, देखिए, अगर हमारे देश में ये व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है तो ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, जैसे मान के चले जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, बताइए। अभी अभी जो प्रश्न हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको बोलूंगी। तो ऋषियों की जो परंपरा रही है वहां पर ये भी रहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, हाँ। तो वहां पर तो ये भी रहा है, हम्म रमन्ते तत्र देवता। तो आध्यात्मिकता की जो बात है ऋषि परंपरा की, और जो ये सारा जो ये है एजुकेशन का है हम्म कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं है, और ना ही जितने भी टीचर्स और होते हैं उनको नहीं बताया जाता, नहीं दिया जाता है। हम्म क्योंकि जो मैंने पूजा मार्ग देखा, भक्ति मार्ग देखा, वो सारी चीजें देखने के बाद जो अब पता चल रहा है सिर्फ यही है, हमारी जो व्यवस्था है वो यहाँ से है कि किसी को भी सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही प्रॉपर। पर ये पेरेंट्स या कोई भी अपने वो बच्चों तो को नहीं दे रहा है। वो तो हमें पता है। हम तो आज की मीटिंग में काफी सारे आध्यात्मिक लोग हैं कि ये व्यवस्था ऐसी आई कहाँ से, कि हमारे समाज में ये चीज आई कहाँ से? कोई तो स्रोत होगा ना। ये कुछ मिक्स करके वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करना, आई थिंक सो। वेस्टर्न वर्ल्ड तो जैसे फ्रॉड, उनकी प्रैक्टिसेस को हाफ में कुछ इस्तेमाल में लाना, या फिर कुछ हमारे पास खुद का फाउंडेशन नहीं है, या फिर हमारे पास खुद की जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम कुछ फोटोकॉपी कर रहे हैं। हम अच्छा, का मतलब है कि एक, जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, एक उत्तर है जो बाहर अगर आप कारण ढूंढेंगे, व्यक्ति अगर स्वयं अपने अंदर ऐसा कोई कारण देखे जरा, सेक्स ऊर्जा के संबंध में।
क्या वहाँ धर्म के संबंध में मतलब सर? मेरा कहने का मतलब है, जब हम लोग पूछ रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसी जी, व्यवस्था कहाँ से आई, समाज में व्यवस्था वही तो होगी जो एक व्यक्ति के अंदर जो है। जी हाँ, अगर बिल्कुल एक-एक करके अगर एक-एक हमारे तरीके से सारी सारे चीज़ें लोग अगर करप्ट हैं तो हम करप्ट पॉलिटिशियंस ही चुनकर भेजते हैं, है ना। अगर एक जाति का जोर है तो वो जाति वाला भेज देंगे। तो सेक्स के संबंध में जो एजुकेशन या जो सामाजिक व्यवस्था है जो दबाती है काम ऊर्जा को, वो वो व्यवस्था कहाँ से आई है? एक बाहरी कारण है, हमारे अंदर भी कोई ऐसा कारण है क्या? जी, लगता तो ऐसे ही है सर कि जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम करते हैं, वो अपना असर करते हैं। अच्छा, मतलब अगर शरीर शरीर करेगा तो जैसे जितने भी लोग काम ऊर्जा से जब भरे होते हैं, जब उनको उस इच्छा पूर्ति के साधन मिल जाते हैं तो वो एकांत में जाना चाहते हैं या ओपन में? एकांत में। सर वो हाँ, वो जब उनको सैटिस्फैक्शन अगर अगर किसी को सैटिस्फैक्शन मिल जाता है, जैसे किसी को प्यास लगी हुई है, पानी मिल गया है, तो उसके बाद वो फिर शायद थोड़ी देर पानी नहीं माँगेगा। तो काम काम भी ऐसे ही है कि हाँ, शायद वो थोड़ी देर नहीं नहीं चाहिए होगा या फिर एक बार सैटिस्फैक्शन के बाद में वो शांति में जाना ही चाहेगा। क्या मैं एक सवाल पूछता हूँ इस संबंध में, क्या क्या सेक्स ऊर्जा में झिझक उसके साथ निहित ही है क्या? झिझक तो फिर हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियली कुछ खुद ही डाल रहे होते हैं ना, वो तो नेचुरल है। क्या जब किसी व्यक्ति के अंदर सेक्स उठता है तो क्या उसमें झिझक स्वयं पैदा होती है? ज्योतिरंजन जी कह रहे हैं वो तो नेचुरल नहीं है। हमारे यहाँ हमारे प्रोग्राम में बताइए बताइए। राजीव जी कह रहे हैं इट्स ए बताइए बताइए। ज्यादा होती है और हो सके गुरु जी, जैसे कि बच्चे में काम वासना उठी तो उसका ये भी कह दो कि तू सेक्स भी कर ध्यान भी कर, सेक्स भी कर ध्यान भी कर। तो वो ये देख लगा कि जब मुझे ध्यान में इतना आनंद मिलेगा सेक्स जितना, तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ये हो सके जी? नहीं, इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, बहुत तैयारी। इतना आसान नहीं है ये। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो जिन्होंने भी पूछा है। लोग सोचते हैं कि क्या गर्म ठंडा पानी एक साथ पिया जा सकता है? क्या गर्म ठंडा पानी एक साथ लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते, संभव ही नहीं है। तो दिशा निर्धारित करनी पड़ती है प्रयोग की। अगर प्रयोग दिशाहीन है तो उसका फल भी कुछ नहीं आएगा। राजीव जी कह रहे हैं कि सीवियर इशू है, स्पीड इम्पोर्टेंट कीपिंग विद इन डोर, नॉट मच ओपन डिस्कशन। ऑफ कोर्स डिफरेंट नेचर दो खुजराहो टेम्पल वर नॉट मोर who knows like what you are intent to do. What we definitely need is a pragmatic approach on this most essential topics as life lord. ओके ये शेष राजीव जी सही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व में ही है, खासकर जो गिल्ट से संबंधित है चीजें, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। इसीलिए अध्यात्म का जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसको सेक्स और प्रेम इन दो चीजों का ज्ञान होना ही चाहिए, बहुत मस्ट है। सेक्स एजुकेशन नहीं है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो अव्यवस्था फैल जाएगी, इसका सही ज्ञान होना चाहिए। मैं रिंकू जी को एक बात कहना चाहूंगा और बाकी सभी साधकों को भी, अगर आप समाज में सेक्स को नहीं दबाएंगे सामाजिक स्तर पर, सबसे पहली चीज जो टूटेगी वो टूटेगा आपका परिवार।
क्या सब लोग इसको देख सकते हैं? अगर आप सेक्स को नहीं दबाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था का मतलब क्या है? परिवार टूट जाएगा। लोग परिवार को ही तो बचाना चाह रहे हैं। आप कृष्णमूर्ति जी का कोट्स पढ़ें परिवार के संबंध में। वो कहते हैं, टॉपिक ही सारे कंट्रोवर्शियल उठाते हैं मीटिंग्स में। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि फैमिली इज द सेंटर ऑफ वायलेंस एंड ऑल प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी हैव। कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे कि फैमिली इज द सेंटर ऑफ इवन वायलेंस। परिवार जो छोटी इकाई है वहां पर जो प्रॉब्लम पैदा होती है वही तो पूरे समाज में फैलती है ना बाद में जाके। ये वहीं से शुरुआत होती है और फैलता है। वायलेंस परिवार से ही शुरू होता है, यही सत्य है। बाहर परिवार तो व्यक्ति से बनता है ना। हाँ, व्यक्ति से बनता है, लेकिन परिवार से ही वायलेंस भी शुरू होता है। ये हम सभी बखूबी जानते हैं इस चीज को। हमारे जो जितने साधक हैं उनमें से कोई आज कोई बताए कि हम परिवार क्यों बनाते हैं? क्या परिवार सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए? स्थायित्व। क्या जो परिवार में रहने के फायदे हैं वो जीवन की क्वालिटी के विरोध में है क्या? जीवन के जो बड़े गुण हैं, आनंद है, प्रेम है, क्या परिवार का जो ढांचा है क्या उनके विपरीत है? नहीं। आप लोग सब अपने परिवारों से ही आए हैं। जरा परिवार में देखें क्या रिश्ते। देखिए, परिवार के प्रोडक्ट ही समाज है। ठीक है, बड़ा साधारण है। अगर सिंपल तरीके से देखें तो अपने रिश्तेदारों को देखें, खुद का परिवार देखें, वहां पर कैसे प्रोडक्ट निकलते हैं? बड़े प्रेम पूर्ण, आनंदपूर्ण, या परिवार कैसे प्रोडक्ट निकालता है? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबके परिवार होंगे। स्वामी जी 100 में से 1% प्रेम पूर्ण और 99% विरोध पूर्ण रहते हैं। 99% अच्छा, जैसे रिंकू जी कह रहे थे कि अगर व्यवस्था नहीं होगी सेक्स के संबंध में तो अव्यवस्था फैल जाएगी। आप मुझे ये बताइए, मीरा को प्रेम का ज्ञान हुआ था, सेक्स तो बहुत दूर की बात है, प्रेम का जिसको ज्ञान हो जाता है क्या वो परिवार उसको सह पाता है? शुरू में क्वेश्चन भी वही था। मीरा को इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि वो गलियों में घूम रही थी, तो परिवार कहाँ से बनाए? आप ये देखिए, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जीवन के जो बड़े गुण हैं अगर वो किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो सबसे पहली चीज जो टूटेगी वो टूटेगा परिवार। तो सर, यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि हर एक जो जीव है उसकी इच्छा है। मतलब जैसे मुझे प्यास लगती है, मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, लेकिन मेरी जो प्यास है वो इन्फिनाइट प्यास है। मेरी प्यास वो अनंत की प्यास है। मतलब मुझे और ज्यादा मिलता रहेगा। मैं सेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जीव जो है वो बंधन में नहीं रहना चाहता है, वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहता है, लिमिटेड लाइफ नहीं जीना चाहता है। तो उसकी जो चाह है, उसकी जो प्यास है वो अनंत की प्यास है। और वो इस छोटे से जीवन में, मतलब ये जो लिमिटेड जो एक्सपीरियंस है ह्यूमन लाइफ का, इसमें वो इन्फिनाइट की तरफ चाहता तो है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। उसके सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। उसे बाहर चाहे कितने भी एक्सपीरियंसेस हो जाए, कितना भी बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस हो जाए,
इवन दो वो इन्फिनाइट नहीं मिलने वाला है मेरा टुकड़ों में। मेरा जो साधारण सा कहने का अर्थ ये था कि आप प्रेम है, सेक्स है, आप आनंद को सेंटर में मान के रखिए। क्या परिवार में सही चाहिए सबको आनंद, पर क्या आनंदित व्यक्ति परिवार के ढांचे को बना सकता है? हाँ सर, तो वो संबंध में तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है ना। संबंध में तो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए, देखिए, लेकिन फिर भी हम उस धैर्य को लेके। जो आनंदित व्यक्ति है उसके कोई संबंध तो होते ही नहीं है उसके अंदर, तो वो परिवार कहाँ से बनाएगा? जया मिश्रा जी कह रहे हैं परिवार अज्ञान की नींव में खड़ी इमारत है। परिवार प्रेम की सभी संभावनाओं का नाश कर देता है। परिवार ही वह ढांचा है जो मनुष्य को विकृति में लाता है। बिल्कुल सही। ये परिवार की सच्चाई है। तो जो समाज में आपको सेक्स के संबंध में ज्ञान नहीं दिया जाता, उसका भी कारण आप ढूंढेंगे तो वो परिवार पे आके टिक जाएगा, क्योंकि परिवार के ढांचे पे चोट पड़ती है, इसीलिए समाज ने आपको सेक्स का ज्ञान उपलब्ध नहीं कराया। ये बड़ी गहरी साजिश है। इसको देखने के लिए आंख चाहिए, बहुत गहरी आंख चाहिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, जया जी ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है। परिवार अज्ञान की नींव में खड़ी इमारत है। अगर ज्ञान हो गया तो परिवार बचेगा नहीं। परिवार प्रेम की सभी संभावनाओं का नाश कर देता है, प्रेम को पैदा ही नहीं होने देगा। और परिवार में फिर लोग बोलेंगे सब प्रेम से रहें, फिर पूजा करनी पड़ती है कि सब लोग प्रेम से रहें। मनुष्य की विकृति में परिवार एक ढांचा है। और सबसे मजे की बात है, इसके बगैर भी लोगों का काम नहीं चलता, क्योंकि स्त्री तो सबसे पहले परिवार ही बना देगी। तो ये क्या विरोधाभासी चीजें हैं जो जीवन का अंग है। यहां तक कि एक सन्यासी जो बनता है वो घर से भागने की सोचता ही क्यों है? क्योंकि परिवार वाले पकड़ लेते। ज्ञानी प्रेमी को संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जया जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे एग्री नहीं करूंगा। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो योगी या प्रेमी वो जिससे संबंधित नहीं है। सांस का भी संबंध है। आप थोड़ा सा उस दृष्टि से देखें। जो ज्ञानी है को संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर वो संबंधित तो हर चीज से है। सृष्टि कह रहे हैं विरोध ही आकर्षण का कारण है। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं हमारे यहाँ मरने के बाद गरुड़ पुराण में पराये स्त्री गमन को पाप बताकर सबको गिल्ट में डाल दिया। ये जो गिल्ट है ज्योति रंजन जी, ये सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति जो एक खास रास्ते पर है, जो किसी खास काम पे जा रहा है, ये सिर्फ उसके लिए, ये सबके लिए नहीं था। बेचारों ने सबके लिए लागू कर दिया पराई स्त्री गमन, गिल्ट में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को आर्मी में जाना है वही तो दौड़ लगाएगा, वही डाइट अच्छी रखेगा। जिसके बच्चे को दुकान पे बैठना है तो वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ क्यों लगाएगा? जरूरत है। तो पराई स्त्री गमन पाप किन्हीं लोगों के लिए है और किन्हीं लोगों के लिए नहीं है। किसी स्तर पर दोनों बातें सच है। बहुत गहरा क्वेश्चन है ये। आध्यात्मिक व्यक्ति जो ऊर्जा के स्तर पर है, जो जीवन को चला रहा है,
तो वहां पर तो ये पाप हो ही जाएगा। प्रतीक जी, हम्म, बिल्कुल सही कहा। तो ज्ञान आपने कहा कि ज्ञानी का संबंध तो होता ही है, लेकिन ज्ञानी का हर किसी से संबंध नहीं हो सकता है। हम्म, वो उसका एक स्तर होता है, एक समझ और विवेक से वो संबंधित होता है किसी से। हर किसी से उसका संबंध नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता है। जैसे जया जी ने कहा, तो चाह कर भी हर किसी से वो संबंधित नहीं हो सकता है। ज्ञानी फिर विवेक का इस्तेमाल करता है वो। पर आप क्या हर बोलेंगे? किसी का वेदांत संबंध वेदांत जी, हिमांशु जी, अगर आप हैं तो बोलिए कुछ। जी प्रतीक जी। इसमें जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं उनको पता है ऊपरी स्तर की जो ऊपरी स्तर की जो लेयर्स हैं जो और नीचे स्तर की लेयर्स हैं वो सबकी एक जुड़ी हुई है। बीच में थोड़ा सा अहंकार के कारण दूरी पैदा हो जाती है। संबंध है अस्तित्वगत और आश्रय का संबंध नहीं है। तो ज्ञानी अपने आप में कोई अलग एंटिटी होती है क्या? तो मतलब वो कुछ लोगों से संबंध रख पाती है और कुछ से नहीं। बताइए दीप्ता जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ज्ञानी कुछ लोगों से रखता है, कुछ लोगों से नहीं। ज्ञानी एक्चुअली सभी से संबंधित होता है, लेकिन उसकी मन की स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सबके साथ रहते हुए भी वो एकांत रहता है, भीड़ में रहते हुए भी एकांत में रहता है। सबके साथ रहते हुए भी संबंधित सबके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन वो प्रेम में होता है, प्रेम पूर्ण होता है, सभी से संबंधित होता है, न चाहते हुए भी संबंधित होता है वो। नहीं, आपने दो वर्ड बोले। एक बार आपने कहा कि एकांत में रहता है, दूसरी बार आपने कहा कि कुछ लोगों से संबंधित रहता है। नहीं, हाँ, देखिए, शब्दों को मत पकड़िए, सार को पकड़िए आप, है ना। शब्दों को पकड़ेंगे तो सार का आप पीछे छूट जाएंगे। तो ज्ञानी सभी से संबंधित होता है, सभी से प्रेम पूर्ण रहता है, सभी के साथ रहता है, लेकिन मन से वो सभी से नहीं जुड़ सकता। मन से वो कोई मतलब किसी का मतलब किसी से ही जुड़ पाता है, मन से, मन के लेवल पे सबके साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है वो। मैं ये आपको बताना चाह रही थी। तो आप सार को पकड़िए आप। जो ज्ञान के संबंध में अगर आप नीचे के स्तर को जोड़ के बात करेंगे तो वो बातें समझ से बाहर हो जाएंगी। इसलिए ज्ञान के स्तर को जोड़कर बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है ना। इसीलिए नीचे से बात शुरू की जाती है। जैसे यहाँ पर संबंध और ज्ञानी के स्तर की जो बात हो रही है तो वो बड़ा विरोधाभासी है। पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में उसको बताना ठीक है। सीधे सीधे कोई भी उत्तर देगा तो उसमें अड़चन पैदा होगी समझने में। तो इसीलिए स्वयं का अनुभव हमेशा केंद्र में रहना चाहिए। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी इज एप्लीकेबल। वाइफ एंड हस्बैंड इज नॉट बिल्ट फॉर सेक्स। इफ सेक्स नीड इज नॉट सेटिस्फाइड देन पर्सन शुड। ठीक है। तो आज का तो बिल्कुल जनरल सी एक मीटिंग थी। पर आगे की जो मीटिंग्स होंगी, अभी तो जो प्रपोज समय है वो 7 बजे का रखा है शनिवार को। और आध्यात्मिक जो अलग अलग मार्ग हैं उनके भी किसी प्रश्न पर चर्चा हो सकती है इसमें। तो आज की मीटिंग को फिर समाप्त करते हैं। 6 मिनट हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ कहना चाहता हो तो अवश्य कह सकता है। प्रेम नहीं होना परिवार जिम्मेवार कैसे है? खुद ही जिम्मेदार है या अज्ञान होना जिम्मेदार है? यदि परिवार के बाहर है उसके जीवन में प्रेम है क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है अर्जन शिदा जी ने। परिवार जिम्मेवार कैसे है? क्योंकि परिवार में ही ना 4-5 अज्ञानी लोग मिलके एक दूसरे में अज्ञान डालते रहते हैं।
अकेले का ज्ञान इतना पावरफुल नहीं होता। 5-6 लोग मिलके जब अज्ञान बांटते हैं तो परिवार में ठोक ठोक के बिठा दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा ज्ञान देखिए कि बच्चों पैसा कमाना है और काफी पैसा कमाने के बाद एक दिन आपका जीवन बहुत सुखी आनंदित ऐसा हो जाएगा। तो ये अज्ञान बच्चों में ठोक ठोक के डाल दिया जाता है। बेचारे 20-30 साल मेहनत करके जवानी लगा के पैसा बना लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता इस पैसे का करें क्या। तो उसका भी जिम्मेवार परिवार ही है। तो प्रेम नहीं होना परिवार जिम्मेवार है, काफी हद तक है। परिवार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे कभी एक अलग से मीटिंग रखेंगे कभी। और इन मीटिंग्स का उद्देश्य बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल जर्नल मीटिंग्स है। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, किसी की आध्यात्मिक प्रगति है, बाकी जो कोर्सेज हैं यूथ फाउंडेशन में वो तो व्यवस्थित है। कोर्सेज की जो मीटिंग होंगी वो अलग है। और यूथ फाउंडेशन में जो विश्रांति बिंदु मार्ग है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिस गोयर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसका आप कहें तो मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ। मतलब किसी के भी अगर सवाल हो ना तो आप लिख कर डाल दीजिए ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम वो सवाल आपके ले लेंगे, है ना। जो भी सवाल हो आप लिख कर भी डाल सकते हो ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में उसको ले लें। आप और बोल नहीं पाते और एक मैं इसका लिंक डाल दिया मैंने ग्रुप में। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि विश्रांति बिंदु में गुरु की आवश्यकता काफ़ी कम है, गुरु पे निर्भरता बहुत कम है। तो ये एक उसको एक बहुत उपयुक्त मार्ग बनाती है। ठीक है, फिर मीटिंग समाप्त करते हैं। 2 मिनट हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है। kudos to your selfless efforts, मतलब जो भी आप कर रहे हैं और इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अतुल्य? I said kudos sir, kudos to your efforts. अच्छा अच्छा, आप इतना टाइम दे रहे हैं सेल्फलेस तरीके से एंड बिग थैंक्स टू यूथ फाउंडेशन ग्रुप। थैंक यू सेल्फलेसली आप इस तरीके से कर रहे हो, यूथ फाउंडेशन इतना बस टाइम लगाना। वो स्ट्रक्चर है जो कि आने वाले समय में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। और ऑफलाइन में बहुत काम ऑलरेडी चल रहा है, मैं आप सब लोग को बता दूं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ये फर्स्ट मीटिंग है, ऑफलाइन काम काफ़ी चल रहा है, काफ़ी जगह जाते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम्स रहते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन फर्स्ट हमने मीटिंग शुरू करी है। कुछ लोग काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन एक करिए करिए करिए, तो उसके लिए ऐसा करा है। ठीक है, तो आप सभी का आज की मीटिंग में ये भी मतलब ये होता है ना कि बहुत सारे क्या बताऊं मैं, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और वो बिजनेस करती हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल बिजनेस करती हैं। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। और ऐसे में जो है जो कुछ जो बुनियादी शिक्षाएं होनी चाहिए, जो जो मिलनी बहुत जरूरी है एक अच्छा जीवन होने के लिए, एक सामान्य सा जीवन होने के लिए। वरना बिगड़ा हुआ सा जीवन होता है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। तो वो भी नहीं हो पाता है। वो एक जो सामान्य शिक्षाएं होनी चाहिए वो भी हमारे पास नहीं होती हैं। और
मैं सभाओं में लोग इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, मतलब स्पिरिचुअल होना भी एक तरह का फैशन हो गया। हजारों करोड़ों लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं। हमने इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को पूरा फ्री रखा है ऑनलाइन, इट्स कम्प्लीटली फ्री। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने आप लोगों को ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं जो ऑफलाइन चीज़ें चलती हैं। आप कॉलेजेस हैं या कुछ लोगों से मिलना है या गाँव के बच्चे हैं, विमेंस हैं, सबके पास हम लोग जाते हैं फ्री टाइम में और ये करना हमें अच्छा लगता है। ये हमारा क्रिएटिव पार्ट है। तो और जो भी पेड प्रोग्राम्स हैं फाउंडेशन के वो इसीलिए हैं ताकि कुछ फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स चलता रहे, हर बार डोनेशन के लिए ना जाना पड़े कहीं। तो बाकी स्पिरिचुअलिटी लगभग फ्री है। तो मैंने पिक्स आपकी बस ऐसी जानकारी के लिए भेज दी हैं। ठीक है, तो आज का मीटिंग साक्षी मित्र जी कुछ बोलेंगे आप? एक शब्द साक्षी मित्र जी सुन रहे हैं आप? शायद नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मीटिंग में हम सुनेंगे उनको। ठीक जी प्रदीप। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।